नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षारी में। इस बेहद ही खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस, जो न केवल यूपीएससी एग्जाम के लिए सहायक है, बल्कि जितने भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम हैं, इसके अलावा यूपीएसआई, टीचिंग, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट के ऐसा एग्जाम हो, सभी के लिए जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। वो न केवल आपके लिए ये सेशन आपके करंट अफेयर को कवर करता है, बल्कि कहीं न कहीं उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करता है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी जान सकें और उसके पीछे के निहितार्थ भी समझ सकें, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। तो इसी तरीके के और सेशन को जुड़ने के लिए आप ज्वाइन करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा रियार को। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाएँ। यदि आप इस चैनल पर पुराने हैं तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिए और इस फ्री एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म की ग्रोथ में हमारी सहायता कीजिए। अपने रिलेटिव के साथ, नियर वंस के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे न केवल वो भी इन जानकारियों को प्राप्त कर सकें, बल्कि आम नागरिक जो कि जानना चाहते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, देश दुनिया में हो क्या रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है और कहाँ पे ये हो रहा है, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर। उनको शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं पूरे वर्ल्ड में सिख पॉपुलेशन कहाँ-कहाँ पे है, क्योंकि आज का जो करंट अफेयर है वो बेसिकली क्या है, जहाँ तक पंजाब क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि पहले मैं क्योंकि सिख का उद्भव पंजाब से ही माना जाता है। पहले पंजाब हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में था, अब बंटवारा होकर पाकिस्तान हिंदुस्तान में दो जगह बट गया है। तो जितना भी आप देखिए ब्राउन कलर से इंटेंसिटी से लेकर नीचे होते चले जा रहे हैं, वहाँ पे ही क्या है, सिख पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। अगर हम देखें तो ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इंडिया से हुआ है। इंडिया के बाद में अगर देखें सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा के अंदर पाए जाते हैं, फिर यूएसए के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा फिर ऑस्ट्रेलिया और यूके के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर देखें कहाँ तक फैला हुआ है, ग्रीनलैंड, जर्मनी, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, केन्या, तंजानिया, युगांडा, ग्रीस, इटली, फ्रांस। उसके अलावा साउथ पैसिफिक ओशियन जो इस वाला इलाका है, वहाँ पे भी हल्के थोड़े थोड़े लोग वहाँ पर भी सिख के पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसी के साथ आज के प्रमुख करंट अफेयर हैं क्या। पंजाब पुलिस ने हाल ही में प्रस्ताव दिया है कि सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव, ध्यान रखना सिख धर्म के संस्थापक कौन है, गुरु नानक देव जी हैं, उनकी जयंती जिसे गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है, उसको विश्व पैदल यात्री दिवस के रूप में घोषित किया जाए, ऐसा पंजाब पुलिस का मानना है। इस संबंध में एक लिखित प्रस्ताव जल्द ही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजा जा रहा है। इस साल गुरु नानक की 552वां गुरु पर्व है, जो कि कब मनाया जाएगा, 19 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पंजाब में डेंगू के मामले 16,129 पहुंच गए हैं, जो 2016 के बाद अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। तो देखेंगे पंजाब में स्वास्थ्य के संबंधित क्या मुद्दा है। इसके अलावा पंजाब के वन्यजीव संरक्षण विंग ने सिंधु डॉल्फिन और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो ये मेन खबरें पंजाब से हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे 2021 में G20 शिखर सम्मेलन, जो कि इस टाइम इटली के रोम शहर वहाँ पे आयोजित किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे ईरान और ओमान को अलग करने वाला जो एक मार्ग है, उसका जो वहाँ पे खाड़ी की बात की जा रही है, जिसको बोलते हैं पाक, जो वहाँ पे आपको जो पाक जल संधि है, उसको ओमान की खाड़ी और सागर से जोड़ने वाला जो उसके बारे में बात करेंगे। तो इन सभी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक को जो सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर 1 से लिंक है, जो यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार। अगर हम टॉपिक देखें तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कला के जो विभिन्न रूप हैं, साहित्य हैं या वास्तुकला हैं, उनके पहलुओं को कवर करने वाले टॉपिक हैं। तो इनके गुरु नानक देव जी का जो 552वां जो प्रकाश पर्व है, उसको पंजाब पुलिस ऐसा मानती है कि इसको विश्व पैदल यात्रा दिवस के रूप में घोषित किया जाए। तो देखते हैं कि आखिर क्यों ऐसा चाहती हैं और बात करेंगे इनके बारे में, है गुरु नानक देव ने क्या किया है सिख धर्म के लिए। अगर गुरु नानक देव का सबसे उल्लेखनीय और श्रद्धेय पैदल यात्री क्यों माना जाना चाहिए पंजाब पुलिस के अनुसार, तो अगर हम बात करें तो उन्होंने 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान दूर दूर तक यात्राएं की थी, और ऐसा माना जाता है कि उस समय के दौरान जब परिवहन की शुरुआत साधन सीमित थे, अर्थात जब केवल घोड़े, खच्चर, ऊंट, बैलगाड़ी आदि तक की यात्रा की जा रही थी, जहाँ जिसमें अगर समुद्र की यात्रा करने नाव है, उसमें भी गुरु नानक देव ने अपने भाई जिनका नाम मर्दाना था, उनके साथ अधिकांश हिस्से का भ्रमण किया था और पैदल यात्राएं की। तो ध्यान रखना गुरु नानक देव जी के भाई का नाम था मर्दाना। तो गुरु नानक देव द्वारा कौन कौन से स्थान भ्रमण किए गए थे, तो मक्का से लेकर हरिद्वार तक, सिलहट से कैलाश पर्वत तक गुरु नानक ने अपनी पूरी यात्रा, जिसे उदासी भी कहा जाता है उनकी यात्रा को, ध्यान रखना उनकी पूरी यात्रा को उदासी कहा जाता है। ये वो उदासी नहीं जो हमको छाई रहती है, बल्कि ये उदासी उनकी यात्रा संबंधित है। के दौरान हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म से संबंधित उन्होंने न केवल सैकड़ों अंतर धार्मिक स्थलों का दौरा किया था, बल्कि वहां को आपस में जोड़ने का कार्य भी किया। कुछ स्थलों पर उनकी यात्रा के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों का निर्माण भी किया गया। बाद में उनकी यात्रा को जन्म सखियों नामक ग्रंथों में
उल्लेखित किया गया है। ये स्थल अब वर्तमान भौगोलिक विभाजन के अनुसार 9 देशों में फैले हुए हैं, जहाँ उन्होंने पहले यात्रा की थी, जो कि भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, चीन के तिब्बत से, बांग्लादेश, सऊदी अरब, श्रीलंका और अफगानिस्तान उन्होंने यात्राएं की। तो जो पुलिस ने ये प्रस्ताव दिया है, इसका महत्व क्या है? तो ये चलने का अधिकार या फिर पैदल चलने वालों के अधिकारों के प्रति सरकार की कमिटमेंट को उजागर करेगा। साथ ही साथ एक समुदाय जो अपने पैदल यात्रियों की सुरक्षा करता है, उसे विकसित माना जाता है और सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करता है कि आपको कहीं न कहीं आपको पैदल चलने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चल रहे हैं फुटपाथ पे, कुछ और दिक्कतें आएँ। इसके अलावा अकेले पंजाब में हर साल औसतन कम से कम 1000 पैदल चलने वालों की मौतें होती हैं। यह कदम उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। ये केवल पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश का हाल यही है। अगर गुरु नानक देव के बारे में बात करें, जो कि उनका जन्म 1469 में हुआ और 1538 में क्या हुआ, उनकी मौत हुई, या फिर माने उनको आप ये मानिए कि उनको मोक्ष की प्राप्त हुई। तो इनके अगर संबंधित अगर क्षेत्र देखे जाएँ, तो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया से संबंधित क्षेत्र कौन-कौन से हैं? ये जो आप रिवर देख रहे हैं, रावी रिवर है। यहाँ पर करतारपुर, नौरवाल, ये पाकिस्तान में, इसके अलावा डेरा बाबा नानक साहब, अमृतसर, बाघा बॉर्डर, लाहौर, पठानकोट, ये सारे जो क्षेत्र हैं वो क्या हैं? ये किससे लिंक हैं? ये गुरु नानक देव जी के संबंधित हैं। इनके जन्म की अगर बात की जाए, तो इनका जन्म प्रेजेंट टाइम जो पाकिस्तान लाहौर है, वहाँ के तलवंडी में हुआ है। गुरु नानक को दी गई सबसे प्रसिद्ध शिक्षा यह है कि केवल एक ही ईश्वर है और सभी मनुष्यों की ईश्वर पर सीधी पहुंच हो सकती है बिना किसी कर्मकांड या पुजारियों के हिसाब से। उन्होंने क्या किया? कर्मकांड का विरोध किया, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? मूर्ति पूजा का विरोध किया है और एक ईश्वर की बात की है। उनकी सबसे कट्टरपंथी सामाजिक शिक्षाओं ने जाति व्यवस्था की निंदा की है और उन्हें यह भी सिखाया है कि जाति या लिंग की परवाह किए बिना हर कोई समान है। तो उन्होंने इस भेदभाव को दूर करने की बात कही। साथ ही साथ उन्होंने ईश्वर की अवधारणा पेश की कि वह बाह्य गुरु है। तो ये देखो, उनका वो होता है बाह्य गुरु, वो होता है। और बाह्य गुरु एक ऐसी इकाई है जो तो आकारहीन है, काल से परे है, सर्वव्यापी है और अदृश्य है। सिख धर्म में भगवान के अन्य नाम अकाल पुरख और निरंकार भी हैं। सिखों के सबसे पवित्र जो ग्रंथ, उसका नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। इसमें गुरु नानक द्वारा रचित 974 काव्य भजन शामिल हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उनका सिखों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। बात करेंगे जीएस पेपर 2 से लिंक की टॉपिक के बारे में, और बात होगी डेंगू बुखार के बारे में, क्योंकि पंजाब में डेंगू के मामले 2016 के बाद और बढ़े हैं। ये स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है। इस टाइम केवल पंजाब ही इससे संक्रमित नहीं है, बल्कि देश के खासकर अगर आप यूपी में चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ भी डेंगू का लगातार बना हुआ है। अगर हम पंजाब की केवल बात करें, 2016 में जहाँ केवल 10,439 मामले थे, वो लगभग 150-160% बढ़कर 2021 में 16,129 हो गए। केवल अक्टूबर तक की बात है। इसमें अगर देखा जाए कि आप देखिए जो ब्लू डॉट हैं वो क्या हैं, वो बात कर रही हैं इसमें। इसमें देखिए अमृतसर में 1242 मामले हैं, और और अगर बात किया जाए इसमें डेथ जो दे रखी हैं, वो 1489 हो चुकी हैं टोटल। बठिंडा में प्रेजेंट है अक्टूबर में ही केवल 1570 मामले आए हुए थे। होशियारपुर में 1204, पठानकोट में 1120, यानी सभी का हाल क्या है? बुरा हुआ है। ठीक है। तो अगर देखें 2021 में डेंगू से टोटल कितनी मौतें हुई हैं 2021 में, वो 61 हो चुकी हैं। केवल अक्टूबर में ही 40 मौतें हो चुकी हैं। आखिर देखें कि मामला इतना चरम पे पहुंच कैसे गया है। तो इस टाइम क्या हुआ? रोगों का एक मौसमी पैटर्न होता है, वो पता है कि जब मानसून खत्म होती है, मानसून एकदम लास्ट होती है, और जब शरद ऋतु आ रही होती है, उस टाइम पे क्या होता है? लगभग पूरे देश में जहाँ पे ऐसा होता है, वहाँ पे मौसम चेंज में क्या होता है? अक्सर क्या होते हैं? रोग नए आते हैं, और हर साल जुलाई से नवंबर तक डेंगू के मामलों में हमेशा तेजी देखी गई है। अगर देखें कि इस राज्य में डेंगू इतना क्यों फैला है, तो मच्छरों के प्रजनन स्थलों की कमी और व्यस्त नियंत्रण के उपाय पूरी तरह से अपर्याप्त हैं। इससे इंडोर स्पेस स्प्रे और नियमित रूप से फॉगिंग नहीं की जाती है। जब डेंगू की सूचना मिलती है, तो उस क्षेत्र में नियंत्रण के उपायों की अनदेखी की जाती है। तो ये केवल पंजाब का मामला नहीं है। हमेशा क्या है, खुले में जब पानी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, वहाँ पे क्या मच्छर पनप रहे हैं, उन पे ना कोई ध्यान दिया जा रहा है, ना केवल आम पब्लिक के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि सरकार भी उस पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही साथ क्या होता है, उसमें नियमित रूप से स्प्रे फॉगिंग भी नहीं हो रही, जिससे क्या हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं। तो अगर डेंगू के बारे में बात की जाए, तो डेंगू हमारे मच्छर जो वायरस फैलता है, ध्यान रखना, ये वायरस अभी मच्छर से फैलता है। और किससे फैलता है? मादा एडीज नामक मच्छर के काटने से फैलता है। और एडीज क्या करता है? एक दिन का फीडर होता है। ये 4,400 मीटर तक की दूरी उड़ सकता है। मतलब क्या है कि एक दिन के अंदर ही 400 मीटर घूम घूम के क्या कर सकता है? डेंगू फैला सकता है। हालांकि आमतौर पे पहले हल्की बीमारी होती है, और कभी कभी ये क्या होता है, फिर गंभीर रूप धारण कर लेता है, और वहां पर मृत्यु भी हो सकती है। और WHO अर्थात वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, तो उनके अनुमान के अनुसार हर साल करीब 10 करोड़ से लेकर 40 करोड़ लोग डेंगू संक्रमण की वार्षिक घटनाएं होती हैं। और इसकी वैश्विक घटना हाल के दशकों में नाटकीय रूप से बढ़ रही है। तो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ध्यान रखना, डेंगू एक वायरस है जो किसके काटने से फैलता है? मादा एडीज मच्छर काटने से फैलता है। और ये एक तरीका बुखार होता है स्टार्टिंग में,
वहाँ पर आपको काफ़ी इन्फेक्शन हो जाते हैं, आगे चल के ये गंभीर होकर इसमें प्लेटलेट्स डाउन होती है, ध्यान रखना। प्लेटलेट्स डाउन होती हैं। प्लेटलेट क्या काम करती है? हमारे ब्लड में रक्त का थक्का जमने में हेल्प करती हैं। अगर वो प्लेटलेट कम होंगी तो रक्त जम नहीं पाएगा, तो कहीं अगर हमारे कहीं क्या होगा, इतना पतला हो जाएगा खून हमारी बॉडी से, कहीं ना हमारे किसी न छिद्र से बाहर आना, नाक से, कान से, गले से, तो क्या होगा, वो वहाँ से खून आना बाहर स्टार्ट हो जाता है और कभी कभार इसकी मौत भी हो जाती है। बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2021 का जो ग्रुप 20 का सम्मेलन था वो कौन से नंबर का था, पहले ये क्वेश्चन आएगा और उसके बाद ये आएगा। इस टाइम 26 नंबर का, ध्यान रखना। और अगर बात की जाए कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, ये इटली में, रोम में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। टॉपिक लिंक है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और समूह के द्वारा। अगर शिखर सम्मेलन के उद्देश्य की बात की जाए तो 20 देशों का एक समूह है जो दुनिया की 3/4 से अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का रिप्रेजेंटेशन करता है। कि समझ लीजिए कि लगभग 75% क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें 20 देशों द्वारा उत्सर्जित की जा रही हैं। गरीब देशों को बढ़ते तापमान के प्रभाव से निपटने में मदद करने हेतु उत्सर्जन को कम करने के तरीकों पर आम जमीन और ठोस जो कमिटमेंट है उनकी तलाश में की जा रही है। इस बैठक के परिणाम की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों के 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रमुख पेरिस समझौते के लिए यहाँ पे लक्ष्य टारगेट डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पे नेताओं ने यह भी कमिटमेंट दिखाई है कि 2050 तारीख निर्धारित करने के बजाय मध्य शताब्दी तक या उसके आसपास शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंच का वादा भी किया जाए, जैसा कि प्रचारक और शिखर मेजबान इटली से उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने 2021 के अंत तक विदेशों से नए गंदे कोयले संयंत्रों के वित्त पोषण पर रोकने पर सहमति जाहिर की है। उन्होंने जलवायु अनुकूल लागतों के लिए विकासशील देशों के लिए जो $100 बिलियन जुटाने तक की जो अपनी अधूरी प्रतिबद्धता थी उसकी दोबारा से उन्होंने बोला, रेक्टिफिकेशन किया, पुष्टिकरण की, वो देंगे। साथ ही साथ एक अधिक स्थिर और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली बनाने के प्रयास के हिस्से के रूप में जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको न्यूनतम 15% कर के अधीन एक समझौते पर मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया के लिए वन हेल्थ अप्रोच के तहत और अधिक टीकों की मान्यता को आगे बढ़ाने, साथ ही साथ दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, अर्जेंटीना में mRNA जो हब है उनमें वैक्सीन उत्पादन की वित्त पोषित और टेक्नोलॉजी प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिससे क्या हो, जो वहाँ पर मैसेंजर आरएनए संबंधित जितने भी वो क्या हैं टीके हैं उनको उपलब्ध कराया जा सके। तो देखिए सारी इन्होंने कमिटमेंट की है जिससे कहीं ना कहीं वैश्विक तापमान को नियंत्रित किया जाए, जो रोम में हो रहा है इटली के। तो इन सबको बात को देखते हैं G20 आखिर है क्या। तो मैंने आपको बता दिया G20 ऐसे देश हैं, 20 देशों का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जो क्या करते हैं, कुल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन उसका लगभग 75% हिस्सेदारी रखते हैं। साथ ही साथ ये सबसे तेजी से बढ़ती वाली जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उन देश के नेताओं की वार्षिक बैठक है। इसके साथ दुनिया के जो कुल जीडीपी है उसमें 85% तक की अपना योगदान देते हैं और आबादी इनकी 2/3 है, लगभग 66% जनता यहाँ से बिलोंग करती है। G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है कि यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल मार्केट की बात की जाती है। अगर इसका स्थापना की बात की जाए तो वर्ष 1997-98 के दौरान एशियाई वित्तीय संकट था, उसके बाद ये स्वीकार किया गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर चर्चा करने के लिए प्रमुख उभरते बाजार जितने देश हैं उनकी भागीदारी आवश्यक है। और इसी के रूप में G7 जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने 1999 में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की। तो ध्यान रखना G7 के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उनके द्वारा 1999 में G20 की स्थापना, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं और हर देश के जितने भी गवर्नर हैं उनके बैंक के, सेंट्रल बैंक के, उनके साथ चर्चा की बात कही गई। अगर इसमें प्रेसिडेंटी की बात की जाए, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं, तो इस समूह का अपना कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, इसलिए हर साल दिसंबर में एक राउंड क्षेत्र के रूप में G20 देश के राष्ट्रपति जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है, अध्यक्षता ग्रहण करता है। वह देश तब अगले शिखर सम्मेलन के आयोजन के साथ साथ आने वाले वर्ष के लिए छोटी बैठकें आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी लेता है और जितने भी गैर सदस्य देश हैं वो अतिथि के रूप में इसमें आमंत्रित करना भी इसमें चुना जाता है कि अगर आप इसमें मेंबर नहीं है G20 के अलावा और भी जितनी कंट्री है उनको क्या किया जाता है, इनको गेस्ट के रूप में इन्वाइट किया जाता है। तो पहली G20 की बैठक देखी जाए तो G20 का आपसे क्वेश्चन आएगा कि G20 को किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो वर्ष 1999 स्थापित किया गया था। ये कहाँ पे हुआ था, बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में, जब पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट ने दुनिया भर के कई देशों को प्रभावित किया था। उस टाइम पे सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया था, क्या था, वहाँ पे वित्तीय संकट आए थे और उन पे आगे ना चीजें आई तो इस पे काम करने के लिए इनका स्थापना की गई। अगर देखें G20 देश में शामिल कौन कौन से हैं, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी,
भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूसिया, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो G7 देश कौन से हैं, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखिए आप, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, यूएस, इटली, जापान। इन 7 देशों का नाम याद रखिएगा। G7 कौन कौन से हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। अगर इसमें एक कंट्री और जोड़ दी जाए रशिया, तो ये 7+1 क्या बना देते हैं, G8। और इन 8 देशों में अगर हम 12 कंट्री और जोड़ें, टर्की, यूरोपीय यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और साउथ अफ्रीका, तो ये बन जाती हैं G20। अगर देखें इनके इस टाइम पे इनकी प्रासंगिकता क्या है, क्यों ये जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वैश्वीकरण आगे बढ़ रहा है, विभिन्न मुद्दों जो भी हैं, जितने टॉपिक्स हैं वो और भी जटिल होते चले जा रहे हैं। तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलनों ने न केवल माइक्रो इकोनॉमी और व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि वैश्विक जितने भी मुद्दे हैं उन पर एक विस्तृत सीरीज है, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया है। इसका मतलब क्या है, इन्होंने न केवल अर्थव्यवस्था को देखा है, बल्कि जितने उभरते हुए जो मुद्दे हैं उनको भी शामिल किया है। साथ ही साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक जो प्रभाव डालने वाले मुद्दे हैं उनके ऊपर भी इन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि डेवलपमेंट में जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद विरोधी, साथ ही प्रवास और शरणार्थी हैं उनकी बात की गई। इसमें देखना जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आतंकवाद, प्रवास और शरणार्थी काफ़ी इंपॉर्टेंट गंभीर समस्याएं पूरे वर्ल्ड की इस टाइम पे। G20 ने इन वैश्विक मुद्दों को हाल ही हल करने की दिशा में अपने योगदान के माध्यम से एक समावेशी और टिकाऊ दुनिया का जो चीज़ें होनी चाहिए, यानी सस्टेनेबल और जो एक स्थिर, अगर कोई जो देश और जो विश्व चाहिए उसके बारे में ये लगातार क्या कर रहे हैं, उनकी मांग कर रहे हैं, उनको एहसास देनी चाहिए, होनी चाहिए। बात करते हैं सिंधु नदी डॉल्फिन संरक्षण के लिए पंजाब की योजना के बारे में। तो पंजाब ने वन जीव संरक्षण विंग ने सिंध डॉल्फिन और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा का प्रस्ताव पारित किया है। तो पंजाब ने सिंधु नदी डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव का दर्जा दिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन आता है, पंजाब का जलीय जीव कौन सा है, तो कौन सा है, सिंधु नदी की डॉल्फिन है। ठीक है, वो ऐसी डॉल्फिन जो सिंधु नदी में पाई जाती है। सिंधु नदी क्या है, जो कहीं पाकिस्तान में अधिक बहती है। इनमें अगर देखा जाए तो कुल डॉल्फिन की संख्या 1800 है। भारत में ब्यास नदी में इनकी संख्या 8 से 10 के बीच है। तो ये सिंधु में पाई जाती है, ब्यास नदी में पाई जाती हैं। विश्व में सर्वाधिक जो दुर्लभ स्तनधारी जीव हैं उनमें से डॉल्फिन क्या है, एक है, ये सब मछली है। अगर सिंध डॉल्फिन के बारे में बात की जाए तो सिंध नदी डॉल्फिन को जो IUCN है, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसमें इसको लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सिंधु नदी डॉल्फिन को 2019 में पंजाब राज्य का जलीय जानवर घोषित किया गया है। ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं और 2007 में पंजाब के जो हरके वन्य जीव अभ्यारण्य, ध्यान रखना, हरके वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, वो है पंजाब। और निचली ब्यास नदी में सिंधु नदी डॉल्फिन की एक अवशेष लेकिन व्यवहार आबादी की खोज की गई थी। अगर ये देखा जाए तो ये फंक्शनल रूप से अंधी होती हैं। साथ ही साथ ये झींगे, कैटफिश, कार्प सहित नेविटिव करने, संवाद करने और शिकार करने के लिए इको लोकेशन पर भरोसा करते हैं। ध्यान रखना, ये अपने इको लोकेशन की तरह देखते हैं शिकार कहाँ पे क्या करना है, ये बेसिकली अंधे होते हैं। बात करेंगे हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में। जल डमरू मध्य मतलब क्या है, दो जल निकायों को जोड़ने वाली जो एक बीच में वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। और बात होगी हॉर्मुज की, तो हॉर्मुज की क्या, ये जो जलमार्ग है ये ईरान और ओमान को अलग करता है। दो जल डमरू मध्य क्या करता है, दो तटों को जोड़ता है, इसलिए दो तटों को अलग करने की बात भी इसमें कही जाती है। तो ये ईरान और ओमान को अलग करने वाले कौन सा जल डमरू मध्य, उसका नाम हॉर्मुज है। ये खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ठीक है, ये मैप देख समझ जाओगे। उत्तर तट पर यहाँ पे ईरान स्थित है और दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात स्थित है। और मुंसदम, ओमान एक एनक्लेव है। जल डमरू मध्य अपने सबसे संकीर्ण बिंदु पर 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन स्पिक लेंथ किसी भी दिशा में सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो आप देखिएगा, मैंने जो बात की है हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में बात की जा रही है, ये वाली जल डमरू मध्य बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे आप देखिएगा सऊदी अरेबिया है और ईरान है, इनको अलग यहाँ पे कर रहा है दो जगहों को। ठीक है, फारस की खाड़ी को यहाँ पे अरब सागर है उसमें जोड़ने की बात हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ जो फारस की खाड़ी है गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि गल्फ ऑफ ओमान और फारस की खाड़ी को जोड़ने का कार्य कौन करता है, हॉर्मुज जल कर रहा है। और गल्फ ऑफ ओमान पर कहाँ आता है, अरब सागर में आता है। ठीक है, कौन सी कंट्री यहाँ पे लगी हुई है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE और ओमान। ठीक है, जो यहाँ पे हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस जगह की बात की जा रही है, किसको जोड़ रहा है, यहाँ पे फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ओमान खाड़ी आकर कहाँ जाती है, फिर इधर सीधी नीचे चली जाती है आपके अरब सागर में। ठीक है, तो इसी के लगे हुए आप देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया और जो मिस्र है, जो यहाँ पे एक है लाल सागर, तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ने के लिए कौन सी है,
यहाँ पर बात करिएगा गल्फ और अदन को लाल सागर से जोड़ने के लिए जो जल संधि है, यहाँ पे जल डबरूमत कौन सा है? बाबे मंदेब स्ट्रेट है, जो अरेबियन सी में आता है, ठीक है, सोमालिया के पास है। यहाँ पे बावले मंदेब स्ट्रेट है और यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ आज के जितने करंट अफेयर होते हैं उनका एनालिसिस से कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस लिखिए। अगर आपको शिकायत है, अगर कोई दिक्कत है, तब आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसी तरीके के और नए टॉपिक और नए सेशन से जुड़ने के लिए आप ज्वाइन करिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डीआर को और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में, एक नए किसी भी संभावना के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।